स्वागत है आपका आईआर स्टडी चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है आधुनिक भारत का इतिहास और आधुनिक भारत इतिहास का ये पार्ट फर्स्ट है। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक सुपर सीरीज़। इस वीडियो को देखने से पहले आपको 3 बातें विशेष करके ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात, ये इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट फर्स्ट है। इसी तरह हम आगे 2, 3, 4 पार्ट बनाते हुए इस सुपर सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे। दूसरी बात, जैसे कि थंबनेल पे आपने देखा होगा, यूपीएससी है, आरपीएससी राजस्थान में आरएस आरटीएस एग्ज़ाम होते हैं, यूपीपीएससी होती है, एमपीपीएससी है। हर स्टेट की एमपीपीएससी के इसमें क्वेश्चन आंसर इंक्लूड किए गए हैं। देन इसके अलावा नंबर 3 बात आपको ये ध्यान रखनी है कि इसमें क्वेश्चन आंसर के साथ में आंसर की विस्तृत रूप से व्याख्या की गई है। अगर इस वीडियो को 2 से 3 बार 4 बार और आप देख लेते हो तो यह आंसर आपको विस्तृत व्याख्या के साथ में ही याद हो जाएगा। आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है यूरोपीय कंपनी का आगमन और यहीं से आधुनिक इतिहास प्रारंभ माना जाता है। तो आइए हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, वास्को डिगामा कालीकट पर किस वर्ष में आया? तो ये 1498 एडी में आए थे। ये आए थे आपके 1498 एडी के अंतर्गत आए थे। इसके बाद आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत में स्थापित हुए पुर्तगीज थे। प्रथम पुर्तगीज वास्को डिगामा पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 में आया। मैं आपको बता दूं कि वास्को डिगामा को भारत में आने में समुद्री यात्रा में 1 साल का समय लगा था। ये लगभग जुलाई 1497 से पुर्तगाल से इन्होंने यात्रा प्रारंभ की थी और 20 मई 1498 में ये भारत पहुंचे थे और एक नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरी ने वास्को डिगामा का स्वागत किया और पुर्तगाली व्यापारी ने भी भारत में कालीकट, गोवा, दमन, दीव, हुगली में बंदरगाह में अपनी व्यापारी कोठियाँ स्थापित की। 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगीज वायसराय एवं गवर्नर बन के आए। ये आपको विशेष करके ध्यान रखना है कि पुर्तगाली का प्रथम वायसराय कौन था? फ्रांसिस्को द अल्मीडा था। व्यापारी के हितों में परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात शांत जल नीति का प्रतिपादन किया। नंबर 2 क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन नीला जल योजना ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? हमने इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में इसकी व्याख्या को देखा था। कौन था? फ्रांसिस्को द अल्मीडा। कौन था? फ्रांसिस्को द अल्मीडा। आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। तो सबसे पहले कौन आए थे भारत में? सबसे पहले पुर्तगीज आए थे या पुर्तगाली आए थे। और ये क्रम हमेशा पूछा जाता है, हर किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि सबसे पहले कौन आया था और किन्होंने कंपनी स्थापित की। तो इनके आने का क्रम है, सबसे पहले आए थे भारत में पुर्तगाली, इसके बाद भारत में आए थे डच, इसके बाद आए थे ब्रिटिश या अंग्रेज, इसके बाद आए थे डेनिश और इसके बाद आए थे अंत में फ्रांसीसी। लेकिन इन अंग्रेजों ने इन डचों से पहले कंपनी की स्थापना कर दी थी। आइए नंबर 3 क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। नंबर 4 क्वेश्चन सॉरी। वास्को डिगामा भारत कब आया? ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। 1498 ईस्वी में आ चुके थे। 1498 ईस्वी में आए हुए थे। नंबर 5 क्वेश्चन देखते हैं। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? यानी प्रथम वायसराय बन के कौन आया था? फ्रांसिस्को द अल्मीडा, डियाज, वास्को डिगामा, अल्मीडा या अल्बुबर्क। ये आए थे अल्मीडा। नेक्स्ट नंबर 6 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया था? तो वहाँ हिंदू शासक कौन था? वहाँ एक हिंदू राजा था जिसकी उपाधि जमोरिन थी। तो गैस्पर कोरिया, अल्बुबर्क, जमोरिन, डॉन अल्मेदा। तो इसमें से आपका सही आंसर है जमोरिन। नंबर 7 क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए।
तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। वास्को डी गामा कहाँ के थे? वास्को डी गामा पुर्तगाल के थे। वास्को डी गामा कहाँ के थे? पुर्तगाल के। क्रिस्टोबस कोलंबस कहाँ के थे? स्पेन के। कैप्टन कुक हॉलैंड के। और तस्मान थे हॉलैंड के और कैप्टन कुक थे वो ग्रेट ब्रिटेन के थे। इसके साथ में इनकी यहाँ मैंने इसकी आगे की खोज लिखी है। वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। कैप्टन कुक जो कि ग्रेट ब्रिटेन के थे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की खोज की। इसके बाद नंबर डी है तस्मान जो कि हॉलैंड के, उसमें तस्मानिया एंड न्यूजीलैंड की खोज की थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्बुबर्क था। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं हम। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुबर्क था और इसका शासनकाल क्या था? 1509 से 1515 ईस्वी तक ये भारत में वायसराय बनकर आए थे। भारत में प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना करवाई और फरवरी 1510 में बीजापुर के आदिल शाह सुल्तान से गोवा को जीतना अल्बुबर्क की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। गोवा की विजय समुद्री दक्षिण पश्चिम समुद्र तट पर पुर्तगाली नौसैनिक प्रभुत्व पर मोहर लगा दी गई और इसके साथ ही भारत में क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य की स्थापना हुई। अल्बुबर्क ने भारत में पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि करने एवं उनकी स्थायी बस्तियां बसाने उद्देश्य हेतु पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। आइए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इस नहीं को विशेष करके ध्यान रखें, कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया है। तो सबसे एक बार हम सारे ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन है आपका ए, पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया। ये बिल्कुल ही रॉन्ग है क्योंकि इससे पहले हम व्याख्या में पढ़ चुके हैं कि आदिल शाह यूसुफ से अल्बुबर्क ने 1510 में गोवा जीता था। कब जीता था? 1510 में। तो 1499 ऑप्शन गलत है। देन इसके बाद नंबर 2 देखते हैं। अंग्रेज़ों ने पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम, इसको कई बार मुछलीपट्टनम भी कहा जाता है, मछलीपट्टनम या मुसलीपट्टनम में लगाया था ये 1611 ईस्वी में। इज करेक्ट है ये। इसके बाद सी देखते हैं। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया, ये भी सही है। इसके बाद डी ऑप्शन देखते हैं हम। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था, तो ये भी इसका सही है। आइए चलिए इसको व्याख्या को देख लेते हैं एक बार। नंबर 10 क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? अज्जी द्वीप में, कन्नानौर में, कोचीन में या गोवा में? तो सबसे पहले इसका आंसर क्या है? सी। इसकी व्याख्या देखते हैं। पुर्तगालियों के भारत में प्रथम दुर्ग, यानी भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग भी कहा जा सकता है, का निर्माण अल्फांसो द अल्बुबर्क, इस समय वह गवर्नर नहीं था, द्वारा 1503 में कोचीन में करवाया गया था। जबकि अल्फांसो द अल्बुबर्क भारत में कब आए थे? 1509 से 1515 ईस्वी तक। तो किले का निर्माण कब किया गया? दुर्ग का निर्माण 1503 में करवाया गया है और यह भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग या पुर्तगालियों का प्रथम दुर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था कि आने का क्रम क्या था। सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, इसके बाद आए थे
डच आए थे, इसके बाद अंग्रेज आए थे, इसके बाद डेनिश आए थे और इसके बाद फ्रांसीसी आए थे। तो यहाँ पे हमारा आंसर सही है सी, पुर्तगाली। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को दलमीडा 1509 में द्वीप पर अधिकार कर लिया और द्वीप पर अधिकार करने के साथ हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में होने वाले व्यापार पर आधिपत्य स्थापित कर लिया और यहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों पर कर वसूली कर ली। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी बांदेल, चिंसुरा, श्रीरामपुर या हुगली। तो क्वेश्चन आंसर इसका देखते हैं हम। आंसर है इसका सी, हुगली। आंसर इसका सी, हुगली। इसकी व्याख्या को देख लीजिए। पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा, इनका शासनकाल भारत में कब रहा? 1529 से 38 तक रहा। नीनो डी कुन्हा 1529 से 38 तक भारत में मद्रास के निकट सैनथोमी और बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्ती स्थापित कर भारत में पूर्वी समुद्र तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार किया। 1534 ईस्वी में पुर्तगाली ने बंगाल में शासक गयासुद्दीन मुहम्मद शाह से सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली। इसके बाद संपूर्ण बंगाल में अनेक पुर्तगाली बस्तियां स्थापित की गई। चटगांव, जिसे पुर्तगाली महान बंदरगाह के रूप में अभिहित करते थे, उनके द्वारा प्रयुक्त किया जाता रहा, किंतु 1600 ईस्वी में सतगांव का पतन हो गया। उसका स्थान हुगली ने लिया। चिंसुरा में कौन थे ये ध्यान रखना। चिंसुरा में डचों ने गुरास्त्रवसु किले का निर्माण किया तथा श्रीरामपुरा में डेनिश थे। तो चिंसुरा में डच थे और श्रीरामपुरा में कौन थे? डेनिशों का प्रमुख केंद्र था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, पांडिचेरी वर्तमान पुडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है, पांडुचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति या पुर्तगाली थे। दूसरा है, पांडुचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्तियाँ फ्रांसीसी थे। और तीसरा है, अंग्रेजों ने कभी पांडुचेरी पर कब्जा नहीं किया। तो इसका सही आंसर देखते हैं। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? तो केवल ए सही है। तो पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। आइए इसकी व्याख्या की ओर देखते हैं हम। पांडुचेरी में सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने अपना निवेश स्थापित किया, अर्थात क्वेश्चन फर्स्ट जो ऑप्शन था वो सही है कि पुर्तगालियों ने ही सबसे पहले पांडुचेरी पर अधिकार स्थापित किया था। इसके बाद डेन्स डचों ने व्यापारिक कुटिया स्थापित की। इसके बाद 1773 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने अपने यहाँ बस्ती स्थापित की। अंग्रेजों ने भी 1793 में पांडुचेरी पर कब्जा कर लिया और फिर 1814 ईस्वी में हुई पेरिस की संधि के इसे फ्रांस को सौंप दिया गया। इस प्रकार केवल कथन एक ही सही है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बना दिया था? तो वो ऐसा कौन थे? पुर्तगालियों ने, फ्रांसीसियों ने, डेनमार्क वासियों ने, या क्वेश्चन डी है आपका अंग्रेजों ने। तो इसका सही आंसर है आपका पुर्तगालियों ने। इसकी व्याख्या देखते हैं। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैत हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? इससे पहले हम पढ़ चुके हैं अभी व्याख्या में भी। तो डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, अंग्रेज, कौन था इसमें से? क्वेश्चन
आपका सही आंसर है सी, पुर्तगाल ऐसा कार्य करते थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। निम्नलिखित में कलकत्ता का संस्थापक कौन था? जॉब चोरनॉक था। कलकत्ता का संस्थापक कौन था? जॉब चोरनॉक। ये कई छोटे वनडे एग्ज़ाम होते हैं, उनमें कई बार पूछा गया कि कलकत्ता का संस्थापक कौन है, तो जॉब चोरनॉक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कलकत्ता किसने बताया? अभी हमने इसको ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ा है, जॉब चोरनॉक ने। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने प्रारंभ की थी? पुर्तगाली, डच, फ्रेंच या डेनिश? यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले अगर देखा जाए तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी या अंग्रेज़ों की जो कंपनी थी, लेकिन यहाँ पे कहीं भी ब्रिटिश या अंग्रेज कंपनी का नाम नहीं है, तो यहाँ पे आपका सही आंसर बी होगा, ये होंगे डच। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी 1599 ईस्वी में लंदन में स्थापित अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज थी। इसके बाद 1602 में डच यानी हॉलैंड को नीदरलैंड भी कहा जाता है, डच या हॉलैंड संसद द्वारा पारित प्रस्ताव में एक संयुक्त डच ईस्ट इंडीज कंपनी इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, लेकिन विकल्प में ब्रिटेन न होने के कारण तो विकल्प बी ही इसका सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 से आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? आधुनिक कोची भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। इसके बाद बी है, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोचीन में उन्होंने विलियम फोर्ट का निर्माण किया। सी है, आधुनिक कोचीन पहले डच उपनिवेश था जिन पर बाद में पुर्तगालियों को अधिकार हो गया। डी है, आधुनिक कोचीन कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था। तो यहाँ पे क्या पूछा गया, सही कौन सा है? सही कौन सा पूछा गया, तो बी इसका सही आंसर है। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोचीन में उन्होंने विलियम फोर्ट का निर्माण किया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या रहा? पहला है, भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी। एकदम सही ऑप्शन है, भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। सही है, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई उन्हें अच्छा वेतन दे वे अपनी सेवा में लगा सकता था। ये भी सही है, उपरोक्त सभी। अर्थात ये तीनों विशेषता थी ईस्ट इंडिया कंपनी में, तभी वो भारत में सफल हो पाई थी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उपरोक्त तीनों कारण भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता में सहायक थे। 1599 ईस्वी में इंग्लैंड ने एक मर्चेंट एडवेंचर नामक दल अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट एंड लंदन टू इन ईस्ट इंडीज कंपनी की स्थापना की थी, और यही कंपनी है जो भारत में आई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? लिवेंट कंपनी। मैं आपको बता दूं, ये जो ए ऑप्शन है, लिवेंट कंपनी को जो अधिकार पत्र जो मिला था वो स्थल मार्ग से मिला था। ये स्थल मार्ग से इसको मिला था। अगर समुद्री मार्ग से पूछा जाए तो इसमें ऑप्शन नंबर बी होता, ईस्ट इंडिया कंपनी। आइए इसका सही आंसर देख लेते हैं हम। इसका सही आंसर है आपका ए, लिवेंट कंपनी। इसकी व्याख्या देख लीजिए। लिवेंट कंपनी को 1593 ईस्वी में 1593 ईस्वी में
स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ प्रथम द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज कंपनी समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने वाला पहला अधिकार पत्र दिया गया था। 1702 ईस्वी में इसने न्यू कंपनी तथा महारानी एनी के साथ मिलकर एक त्रिपक्षीय इकरारनामा किया, जिसके तहत पुरानी कंपनी 7 साल के भीतर खुद को बंद करेगी। 1709 में इन दोनों कंपनी का एक नया नाम यूनाइटेड ईस्ट इंडिया ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज़ के रूप में व्यापार को बढ़ाई गई थी। कंपनी समतः ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी का नामकरण कब हुआ था? इससे पहले इसका नाम था आपका यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज़ कंपनी, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में कब प्रसिद्ध हुई थी? तो ये हुई थी 1709 में। इस सन को याद जरूर रखना। इसके बाद नंबर 22 क्वेश्चन देख लेते हैं हम। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? अकबर था। इसका सही आंसर है अकबर। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं हम। सितंबर 1599 में लंदन में कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयो की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया। इसमें पूर्वी द्वीप समूह के साथ व्यापार करने की योजना तैयार की गई। इन व्यापारियों ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के आशय से 1599 में कंपनी का गठन किया था और ये कंपनी का नाम देन इसके बाद उस समय भारत का बादशाह अकबर 1556 से 1605 ईस्वी तक शासनकाल रहा था। क्योंकि देखो, अगर कंपनी का निर्माण देखें तो कंपनी का 1599 ईस्वी में कंपनी की स्थापना हो चुकी थी और अकबर का जो शासनकाल है वो 1556 से लेके 1605 था। तो इसके बीच में भारत का बादशाह कौन हुआ? अकबर था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? अगर कारखाने की बात करें, कंपनी आई किसके काल में थी? कंपनी आई तो थी आपके अकबर के काल में, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि कारखाने की स्थापना कब की थी? तो ये कारखाने की स्थापना जहांगीर के समय की थी। इसका सही आंसर है हमारा बी, जहांगीर के समय। इसकी व्याख्या देखते हैं। जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में 1611 में मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाने की स्थापित किया था और 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम स्थायी कारखाना था। ये कई बार पूछा गया है कि सूरत में सबसे पहले व्यापारिक कुटी किसने स्थापित की थी? तो अंग्रेजों के द्वारा स्थायी कारखाना बनाया गया था 1613 ईस्वी में। अभी स्थायी और अस्थायी को देख लेते हैं। सबसे पहले जहांगीर के दरबार में जो अंग्रेज अधिकारी जाता है 1610 से 1611 में, तब उन्हें भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र नहीं मिलता है। व्यापारिक कुटी खोलने का अधिकार पत्र उनके जहांगीर के द्वारा नहीं दिया जाता। जहांगीर देना जरूर चाहता है, लेकिन पुर्तगालियों के द्वारा उसका विरोध किया जाता है। इसके बाद जब वो अंग्रेज अधिकारी सन 1612 के आसपास वो वापस इंग्लैंड चले जाता है, तो 1613 ईस्वी में जहांगीर के द्वारा एक अधिकार पत्र दिया जाता है। इसके स्वरूप ही सूरत में इन्होंने क्या किया, 1613 में स्थायी कोठी स्थापित कर ली थी। और इससे पहले उन्होंने जब व्यापार करने आए थे तो मछलीपट्टनम में 1611 में कंपनी की कोठी की स्थापना कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? गोवा, बंगाल में हुगली, आरकोट या सूरत?
हमने ऊपर क्वेश्चन पढ़ा था 1613 में। कब? 1613 ईस्वी में। कहाँ पे? सूरत में स्थापित की थी। इसकी व्याख्या देखिए। कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत से मुगल दरबार 1608 ईस्वी में पहुंचा, किंतु सूरत की फैक्ट्री की स्थापना अनुमति पाने में सफल नहीं हो सका। 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिल्टन सूरत के समीप सवाली पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया। इसके बाद है कैप्टन थॉमस बोस्टो द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय की ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को कैप्टन थॉमस बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग किया। तदुपरांत अंग्रेजों ने सूरत में 1613 ईस्वी में 1613 ईस्वी में स्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की। अंग्रेजों ने अपने व्यापार को दूसरे देश के भागों में फैलाया था। शीघ्र ही अहमदाबाद, बहरानपुर, अजमेर और आगरा में सहयोगी फैक्ट्रियों की स्थापना की थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? सूरत में। कहाँ स्थापित की गई थी? सूरत के अंतर्गत। मैंने इससे पहले भी आपको व्याख्या में भी बताया था और अभी भी बता रहा हूँ। जो वनडे छोटे एग्ज़ाम हैं उनमें कई बार ये पूछा गया है कि अंग्रेज़ों की प्रथम कंपनी कहाँ स्थापित की थी और कब की गई थी। तो अंग्रेज़ों की प्रथम स्थायी रूप से जो फैक्ट्री थी, सॉरी कंपनी नहीं, फैक्ट्री थी, वो सूरत में स्थापित की गई थी और 1613 ईस्वी में। और 1611 में थी। 1611 ईस्वी में जो थी वो मछलीपट्टनम में थी, अस्थायी रूप से थी। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में किस अंग्रेज अधिकार ने पुर्तगालियों को सवाली के स्थान पर हराया था? विलियम हॉकिंस, थॉमस बेस्ट, थॉमस रो, जोसिया चाइल्ड। तो इसमें सही आंसर है आपका बी, थॉमस बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 देखते हैं। निम्नलिखित यूरोपीय कंपनियां में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? डचों ने, अंग्रेजों ने, फ्रांसीसियों ने या पुर्तगालियों ने? आइए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है इसका बी और इसका सही हो जाएगा बी। इसकी व्याख्या देखते हैं। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम सूरत में फैक्ट्री स्थापित की थी। किसने की थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में। 1613 ईस्वी में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। सूरत में डचों के द्वारा भी फैक्ट्री स्थापित की गई थी, लेकिन 1616 में, जबकि फ्रांसीसियों ने 1668 ईस्वी में स्थापित की थी। उल्लेखनीय है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 में मछलीपट्टनम में अपना कारखाना स्थापित किया, जो कि अस्थायी था। इन्होंने अपना प्रथम स्थायी कारखाना 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित किया था। फ्रांसीसियों ने अपना प्रथम कारखाना 1668 ईस्वी में सूरत में स्थापित किया था। अर्थात देखा जाए तो अंग्रेजों के द्वारा प्रथम कारखाना सूरत में स्थापित किया गया था 1613 ईस्वी में स्थायी, और फ्रांसीसियों के द्वारा भी प्रथम कारखाना 1668 ईस्वी में स्थापित किया था, वो सूरत में ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 से, वर्ष 1613 ईस्वी में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना यानी व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति मिली थी? ये अनुमति बंगलोर, मद्रास, मछलीपट्टनम या सूरत? तो इसका सही आंसर है डी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो सूरत, सतारा, बॉम्बे या पणजी? यानी इसका पहला जो कारखाना था वो कहाँ पे था? वो सूरत में ही था।
क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? डचों से, फ्रांसीसियों से, डेनिश से और पुर्तगालियों से। तो इसका सही आंसर है डी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? तो पुर्तगालियों से लिया था। यानी बम्बई पर सबसे पहला अधिकार पुर्तगालियों था। किसका था? पुर्तगालियों का अधिकार था। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई पुर्तगालियों से लिया था। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली की राजकुमारी कैथरीन से होने पर, इस पुर्तगाली राजकुमारी का नाम याद रखना, कैथरीन से होने पर चार्ल्स को पुर्तगालियों द्वारा बम्बई उपहार स्वरूप प्रदान किया गया और बाद में जिसे उन्होंने 10 वार्षिक पाउंड पर किराए पर दिया। 1668 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। यानी बम्बई पर सबसे पहले पुर्तगालियों का एकाधिकार हो गया था। अब जो ब्रिटेन के शासक थे या सम्राट थे चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली की राजकुमारी कैथरीन से होने पर, अब उनकी राजकुमारी का विवाह उनके साथ हो गया। दहेज के स्वरूप उनको बम्बई दहेज में दे दिया था। तो चार्ल्स द्वितीय ने क्या किया? 1668 ईस्वी में 1668 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये किराए पर दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 31। ईस्ट इंडिया कंपनी की किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? सर जॉन चार्ल्ड, अंगियार, सर जॉन चार्ल्ड, सर जॉन गेयर, सर निकोलस वेंट। तो इसका आंसर है बी, सर जॉन चार्ल्ड। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। बम्बई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1688 ईस्वी में बम्बई और पश्चिम समुद्र तट के मुगल बंदरगाहों को घेरा डाला। मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। फलस्वरूप औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया था। मुगल शासक औरंगजेब के सामने उन्हें विवश होना पड़ा, अंततः उसे माफ़ी मांगनी पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 से निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? ए है अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंद्विता, बी है ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग, सी है कर्नाटक की राजगद्दी का मसला और डी है अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। तो इसका सही आंसर है अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। कर्नाटक का प्रथम युद्ध, ये डेट जरूर याद रखना। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 1748 के बीच में हुआ था और ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध जो 1740 में आरंभ हुआ था उसका विस्तार मात्र था। ग्रह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध दोनों ही दल, अंग्रेज और फ्रांसीसी, ने 1746 में युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तत्कालीन कारण था। यहाँ पे एक विशेष कर एक बात ध्यान रखें, कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध था उसकी डेट है 1746 से 1748। ये कर्नाटक का एक युद्ध नहीं था। इन 2 या 3 सालों के बीच में जितने भी युद्ध हुए थे छोटे बड़े अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में, उनका नाम दे दिया था कर्नाटक का प्रथम युद्ध। जब हम कर्नाटक राज्य को करेंगे तब इसको विस्तृत रूप से आगे पढ़ेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ाया गया था? तो हमने व्याख्या में पहले ही ऊपर पढ़ लिया है। अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में, डच या अंग्रेज के बीच में, अंग्रेज और मराठों के बीच में, हैदर अली मराठे के बीच में। तो किसके बीच में लड़ा गया था? अंग्रेज एवं फ्रांसीसी के बीच में यह लड़ा गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड के उपयोग से सही उत्तर चुनिए। तो इसकी व्याख्या से इसको सीधा देख लेते हैं हम। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? प्रथम कर्नाटक का युद्ध कब हुआ था? 1746
1746 से 1748 ईस्वी के बीच में हुआ था। पहला प्रथम कर्नाटक एक्स-लो चैपल या सापेल की संधि से अंत हुआ। इसके बाद नंबर 2 है तृतीय कर्नाटक युद्ध। तृतीय कर्नाटक किससे अंत हुआ? पेरिस की संधि से अंत हुआ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक युद्ध रहा और प्रथम मैसूर युद्ध हुआ था, उसमें ब्रिटिश की हार हुई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ था 1746 से 48 के बीच में, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1750 से 52 के बीच में, ये ऑप्शन इसका गलत है। इसके बाद देखते हैं कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1758 से 63 के बीच में, ये भी सही है। और डी है पानीपत का तृतीय युद्ध है 1761 में, तो इसका डी ऑप्शन भी सही है। आइए इसकी व्याख्या की ओर आगे बढ़ते हैं। इसका सही आंसर बी है। इसका सही आंसर क्या है? बी सही नहीं है। यानी कर्नाटक का द्वितीय युद्ध जो 1750 से 52 के बीच में दिया गया है, ये सही नहीं है। इसकी व्याख्या में भी देख लें इसको एक बार। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? कर्नाटक का जो द्वितीय युद्ध हुआ था वो 1749 से 54 के बीच में हुआ था, ना कि 1750 से 52 के बीच में। इसकी सही डेट याद रखना, द्वितीय युद्ध हुआ था 1749 से 54 के बीच में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भूगर्भ क्षेत्र यानी भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी? क्लाइव, डुप्ले, अल्बुबर्क, वॉरेन हेस्टिंग्स। तो इसका सही आंसर है डुप्ले। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डुप्ले। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। डुप्ले ने पहली बार हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। डुप्ले प्रथम यूरोपीय था जिसने भूक्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की। यह डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबार में भारतीय वे पर नियुक्त करवाया था और जिसने पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया तथा भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी थी। इसके बारे में जे.बी. माल्सेन ने लिखा, उसकी योजनाओं का प्रभाव उसके जाने के पश्चात भी रहा। वह भूमि किसने कहा था? जे.बी. माल्सेन ने लिखा था। ये कहा था उसकी योजनाओं का प्रभाव उसके जाने के पश्चात भी रहा। वह भूमि जिसे अपनी सूझबूझ से जोता तथा उर्वर बनाया, वह क्षमता जो उसने दर्शाई, उसके लौटने के तुरंत पश्चात उसके प्रतिद्वंदियों ने उपयोग किया, उससे अत्यधिक लाभ उठाया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया था? तो हमने पहले व्याख्या में एक क्वेश्चन के अंदर व्याख्या में पढ़ा था, अंग्रेजों ने सबसे पहले 1613 में सूरत में स्थापित किया था। कहाँ पे? सूरत में। तो इसके बाद फ्रांसीसियों ने भी कहाँ किया था? सूरत में ही। वो था 1668 ईस्वी में। कहाँ पे था? 1668 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांसीसियों के बारे में पूछा गया तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूरत 1668 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापित हुई थी। फ्रांस की कंपनी की बात कर रही है तो ये लुई 14वें के शासनकाल में, वहाँ के राजा हुआ करते थे या वहाँ के राजकुमार, लुई 14वें के शासनकाल में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है?
किसे माना जाता है? कोलबर्ट। देखो, लुई जो 14वें थे उनके मंत्री थे ये कोलबर्ट। लुई 14वें के मंत्री कौन थे? कोलबर्ट। और इन्होंने ही भारत में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना की थी और 1668 ईस्वी में सूरत में पहली कोठी या पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। कोलबर्ट के नेतृत्व में किया गया था और कोलबर्ट मंत्री थे लुई 14वें के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? बंदेल, चिंसुरा, हुगली, श्रीरामपुरम। तो इसमें से उत्तर है आपका बी और सी। तो चिंसुरा में 1653 ईस्वी में और हुगली में 1656 ईस्वी में डचों ने अपने कारखाने स्थापित किए। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। डचों की बंगाल में पहली कंपनी पीपली, अगर बंगाल में पहली कंपनी बोले तो पीपली 1627 ईस्वी में लगाई थी डचों ने। इसके कुछ दिन बाद पीपली से बालासोर चले गए। बंगाल में डचों ने 1635 ईस्वी प्रारंभ कर 1656 ईस्वी कुछ समय तक हुगली में फैक्ट्री का संचालन किया। 1656 के बाद हुगली की एक गांव चिंसुरा में 1653 ईस्वी में स्थापित फैक्ट्री डचों के व्यापार का मुख्य केंद्र बनी। स्पष्ट है कि दिए गए विकल्प में डचों का कारखाना चिंसुरा हुगली के एक ग्राम के साथ साथ हुगली मुख्यालय भी था। 17वीं शताब्दी के समाप्त होने तक डच कंपनियां कासिम बाजार, पटना, ढाका, मालदा, बालासोर, बारंगौर, जोगदिया, फतवा आदि स्थानों पर स्थापित हो चुकी थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? तो पटना की बात की जाए 1601, 1632, 1774 या 1651। तो इसका सही आंसर है बी 1632 में। इसकी व्याख्या देखिए। बंगाल की समृद्ध व्यापार की तरफ आकर्षित हो डचों ने 1615 से 1629 में असफल प्रयास किए। यद्यपि बंगाल में व्यापार का शुभ अवसर इन्हें 1632 में ईस्वी में प्राप्त हुआ। 1632 में पटना में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश हुआ था। कब हुआ था पटना में? 1632 में। यद्यपि पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना 1632 के संदर्भ में प्रमाणिकता की कसौटी पर स्पष्ट नहीं है। यद्यपि इतिहासकार ओम प्रकाश ने 1638 में पटना में डच फैक्ट्री की संबंधित तथ्य प्रस्तुत किए, जो कि आर्थिक तंगी के कारण उस समय वर्ष बंद हो गई। वर्तमान में डच फैक्ट्री पटना कॉलेज के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि पटना कॉलेज पहले किसकी फैक्ट्री थी? तो वो डचों की फैक्ट्री थी। और कब स्थापित की गई थी? 1632 के संदर्भ में बताया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 42। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे थे। डुप्ले सक्षम सेनापति नहीं था। अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते थे। पांडुचेरी सामरिक केंद्र था। तो इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर बी है। अंग्रेजों की फौज थी वो शक्तिशाली थी। आइए इसकी व्याख्या की ओर देख लेते हैं। फ्रांसीसियों के पराजय का मुख्य कारण उनकी कमजोर नौसेना था। वाल्टेर के अनुसार ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध के समय फ्रांस की जल शक्ति का इतना ह्रास हुआ कि सप्तवर्षीय युद्ध के समय उनके पास एक भी जलपोत नहीं था। और दूसरी अंग्रेजों के पास में एक शक्तिशाली नौसेना थी। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। 43 देखते हैं। निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। इसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। सबसे पहले कंपनी कौन सी आई थी? सबसे पहले कंपनी आई थी पुर्तगीज। सबसे पहली कंपनी भारत में कौन सी आई थी? पुर्तगीज।
इसके बाद डच आए थे भारत में, इसके बाद अंग्रेज आए थे, इसके बाद डेनिस आए थे और इसके बाद अंत में फ्रांसीसी आए। एक बात याद रखना, पुर्तगाली सबसे पहले आए और सबसे अंत में गए थे, और अंग्रेज थे वो डचों के बाद में आए थे, लेकिन कंपनी की स्थापना इन डचों से इन्होंने पहले कर दी थी। तो इनका सही क्रम यहाँ से इसकी व्याख्या के साथ देख लेते हैं। पुर्तगीज, डच, अंग्रेज, डैन और फ्रांसीसी, इनके आने का सही क्रम क्या है? सबसे पहले पुर्तगीज आए, फिर डच, अंग्रेज, डेनिस और फ्रांसीसी। पुर्तगाली सबसे पहले आए और सबसे अंतिम समय में गए, अर्थात अंतिम समय तक गोवा इनके अधिकार में था, ये गोवा पर राज करते थे अंतिम समय तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कोड के से सही उत्तर चुनिए। पांडुचेरी किसके अधीन था या किसकी सबसे प्रमुख केंद्र थे? तो पांडुचेरी था वो फ्रेंच, जो फ्रांसीसी थे, फ्रेंच थे, उनका प्रमुख केंद्र था। इसके बाद गोवा था वो पुर्तगालियों का प्रमुख केंद्र था। सद्रास या मद्रास था वो डचों का प्रमुख केंद्र था। ये सद्रास या मद्रास ये किसका था? डचों का प्रमुख केंद्र था। ट्रेन के बार था वो डेनिस या डैन का था। आइए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोपीय वासियों का सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। बिहार, गुजरात, बंगाल या मद्रास? तो इसका सही आंसर है बिहार। तो यानी सोरा और अफीम कहाँ से प्राप्त करते थे? वो बिहार से प्राप्त करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? बिहार, दक्षिण भारत, गुजरात या असम? तो इसका सही आंसर है ए, बिहार। इसकी व्याख्या में अंग्रेजी शासन काल में बिहार अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? तो सबसे पहले तो पुर्तगाली आए थे और सबसे अंत में कौन आए थे? फ्रांसीसी आए थे। व्याख्या देखते हैं। 16वीं 17वीं शताब्दी में यूरोप के अनेक राष्ट्रों में व्यापारिक समय पर व्यापार के उद्देश्यों से भारत में आए। इन यूरोपियों में सबसे पहले 1458 में पुर्तगीज आए, 1605 में डच, 1608 में अंग्रेज, 1664 में फ्रांसीसी का आगमन हुआ। इस प्रकार उपयुक्त विकल्पों में भारत में आने वाले व्यापारियों में सबसे अंत में फ्रांसीसी का आगमन हुआ। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? नागपट्टनम, चिंसूरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना? इसका अगर सही आंसर देखा जाए तो इसका आंसर नंबर डी इसका सही आंसर है। इसका सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। सॉरी, इसकी व्याख्या नहीं, इसको एक बार यहीं से देख लेते हैं कि कौन कौन से थे, कौन कौन से स्थान थे। नाम याद था, नागपट्टनम, चिंसूरा, मछलीपट्टनम। बी है सूरत, भरूच, आगरा और सी है कोचीन, अहमदाबाद और पटना। इन सभी स्थानों पर डचों ने अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित कर ली थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, तंबाकू और लाल मिर्ची। उपरोक्त में से कौन सी चीज़ अंग्रेजों की भारत को देन थी? अगर वास्तविक रूप से देखा जाए तो ये क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर पहला देखते हैं। मृदा के स्वरूप उपज के गुणों के आधार भू राजस्व का मूल्यांकन,
ये मुगल काल से ही प्रारंभ था, अंग्रेज़ों की देन नहीं मान सकते। चलते फिरते युद्ध तो ये भी अकबर के शासनकाल में या अंग्रेज़ों मुगल काल में प्रारंभ हो गए थे। और तंबाकू ये पुर्तगालियों की देन है, ना कि अंग्रेज़ों की। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। इसका आंसर भी देख ले, आंसर है डी, इनमें से कोई भी नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। इसकी व्याख्या देखते हैं। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन अंग्रेजों से पूर्व शेरशाह सूरी और अकबर के काल में यानी मुगल काल में प्रारंभ हो चुका था। भारत में तंबाकू लाल मिर्च की खेती पुर्तगालियों की देन है। चलती फिरती तोपों का प्रचलन मुगल काल में ही हो गया था। अकबर के आयुध निर्माण के कारखाने में तमाम प्रकार की छोटी बड़ी तोपें तैयार की जाती थी। इस प्रकार इनमें से अंग्रेजों की भारत में देन कोई भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ ही असंगत है। तो ये कहा गया था जी.बी. मेकाले के द्वारा। किसके द्वारा कहा गया था? जी.बी. मेकाले के द्वारा। यहाँ पे अपना टॉपिक नंबर 1 पूरा होता है, यूरोपीय कंपनी का आगमन। दूसरा टॉपिक है हमारा आज का, दूसरा टॉपिक है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? सरफराज खान, मुर्शिद कुली खान, अली वर्दी खान, शुजाउद्दीन मोहम्मद खान। तो उसका सही आंसर है बी, कौन था? मुर्शिद कुली खान। आइए इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। मुगल सम्राट फर्रुखसियर, ये इनका शासनकाल जरूर पढ़ लेना, इन शासनकाल याद रखना कब था? 1717 ईस्वी में। मुगल सम्राट फर्रुखसियर द्वारा 1717 में मुर्शिद कुली खां को बंगाल का गवर्नर या सूबेदार नियुक्त किया गया। मुर्शिद कुली खान की मृत्यु के पश्चात उसका दामाद शुजाउद्दीन बंगाल का सूबेदार बना, जिसके तत्कालीन मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा मान्यता प्रदान की गई। अतः मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शिद कुली खां था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिससे ने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था? ये प्लासी का युद्ध था। ये प्लासी का युद्ध था। 20 का सही आंसर है, 20 का सही आंसर है प्लासी का युद्ध। दो युद्ध आपको याद रखने हैं, एक तो बक्सर की लड़ाई यानी बक्सर का युद्ध और प्लासी का युद्ध। तो इसमें भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व प्रारंभ बताया गया है, तो प्लासी का युद्ध बताना है। और स्थायी रूप से बताया है, अगर प्रारंभ की जगह वो स्थापना हो चुकी थी, तो वो है आपका बक्सर का युद्ध। आइए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ प्लासी के युद्ध में। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ प्लासी के युद्ध से हुआ। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? डेट याद रखना, 23 जून 1757 में। किसके नेतृत्व में? रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया था। नवाब की सेना 3 राजद्रोहियों मीर जाफर, यार लतीफ़, राय दुर्लभ के सेनानायकत्व में थी। नवाब की एक अग्रगामी टुकड़ी के नेता मीर मदन और मोहनलाल थे। सहसा एक गोली ने रणभूमि में ही मीर मदन मारा गया। नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अपने प्रमुख अधिकारियों से मंत्रणा के दौरान मीर जाफर ने उसे पीछे हटने को कहा था। यही हार का कारण बना। प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों को तत्कालीन सैनिक और वाणिज्य लाभ प्रदान किए और कृषि उत्पादन और दस्तकारियों के क्षेत्र में अग्रणी 3 राज्य बिहार, बंगाल और उड़ीसा, इन तीनों राज्यों को याद रखना, बिहार, बंगाल और उड़ीसा में राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए पृष्ठभूमि तैयार की गई। इस युद्ध
से वस्तुतः भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाली। इसे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली बार निर्णायक सफलता माना जाता है, जबकि सर्वाधिक निर्णय युक्त बक्सर का युद्ध माना जाता है, जो कि 1764 ईस्वी में हुआ था, जिसने भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश संप्रभुता या प्रभुसत्ता स्थापित की थी। आइए, इससे पहले मैं बता दूं इन दो युद्धों के बारे में विशेष रूप से, क्योंकि ये हर वनडे एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। जो प्लासी का युद्ध है, ये प्लासी का युद्ध हुआ था आपका 23 जून 1757 में। किसके मध्य? तो बंगाल का नवाब था, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज अधिकार रॉबर्ट क्लाइव के मध्य। कब हुआ था? 23 जून 1757 को हुआ था। इसके बाद बक्सर का जो युद्ध है, बक्सर का जो युद्ध है वो 22 अक्टूबर या 23 अक्टूबर 1764 में हुआ था। और यह किन किन के मध्य हुआ था, ये विशेष रूप से इस बात को ध्यान रखना, ये मीर कासिम शुजाउद्दौला यानी अवध के जो नवाब थे शुजाउद्दौला, मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला और हिंदुस्तान के बादशाह शाह आलम द्वितीय की एक संयुक्त सेना थी। और हेक्टर मुनरो थे, वो अंग्रेजी सेनापति थे। इन संयुक्त सेनाओं को हेक्टर मुनरो बक्सर की युद्ध में मीर कासिम की संयुक्त सेना को पराजित कर देते हैं और यही भारत में स्थायी प्रभुसत्ता स्थापित कर लेता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी। प्रथम की बात की गई है बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, पानीपत का युद्ध, हल्दीघाटी का युद्ध। तो प्रथम है प्लासी का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्लासी का युद्ध लड़ा गया था वर्ष 1761 में, 1757 में, 1760 में, 1767 में। तो कब लड़ा गया था? 23 जून 1757 में लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था डेस के युद्ध में, प्लासी, बक्सर, मुंगेर या वांडीवास। तो इसका सही आंसर है ए, प्लासी के युद्ध में, जो कि 1756 में या 1757 में हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेमस्टर्ड, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसका सही आंसर है सी, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव थे, जो ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना गया है भारत में। इसकी व्याख्या देखते हैं, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया है? तो अल्बुबर्ग रॉबर्ट क्लाइव, सी है फ्रांसीसी डुप्ले और डी है लॉर्ड कार्नवालिस। तो इसका सही आंसर है बी, सही आंसर है बी, रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया है स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? प्लासी का युद्ध का मैदान कहाँ है? वर्तमान की बात कर रहे हैं तो पश्चिम बंगाल में है ये। बिहार, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल? इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। प्लासी वर्तमान नाम पलासी का युद्ध मैदान पश्चिम बंगाल राज्य के नदिया जिले में, कौन सा जिला है? पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से
किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दी थी? तो ये अली वर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र या मीर कासिम। तो इसका सही आंसर देखते हैं, उत्तर है इसका डी, मीर कासिम। मीर कासिम ने राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दी थी। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। संभवतः यह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्र वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप अधिक न हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था। तो प्रारंभ की बात करें तो प्लासी का युद्ध, यहाँ पे सबसे अधिक निर्णायक युद्ध की बात की गई है तो ये हुआ था बक्सर का युद्ध। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। डेट याद रखना, 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त किया था। डेट क्या है, 22 अक्टूबर 1764। बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना थी। और किस युद्ध में पराजित किया गया? बक्सर के युद्ध में। इस युद्ध में अंग्रेजों की कमान मेजर हेक्टर मुनरो, अंग्रेज सेनापति कौन थे? हेक्टर मुनरो के हाथ में थी। युद्ध के परिणाम ने प्लासी के निर्णयों पर मोहर लगा दी। भारत में अब अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं था। इलाहाबाद तब तक प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार में आ गया। दिल्ली विजय का मार्ग खुल गया। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक युद्ध हुआ। P.E. रॉबर्ट्स ने बक्सर के युद्ध में कहा कि प्लासी की अपेक्षा बक्सर को भारत में अंग्रेजी प्रभुसत्ता की जन्मभूमि मानना अधिक उपयुक्त है। यदि बक्सर के युद्ध के परिणाम को देखा जाए तो कहा जा सकता है कि प्लासी की विजय अंग्रेजों की कूटनीति का परिणाम थी। वहीं बक्सर की विजय इतिहासकारों ने पूर्णतः सैनिक विजय बताया। प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों की प्रभुत्ता बंगाल में स्थापित की, परंतु बक्सर के युद्ध ने कंपनी को एक अखिल भारतीय शक्ति का स्वरूप दिया या रूप दिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक युद्ध है? तो इस पहले हमने इसकी व्याख्या के बारे में भी पढ़ लिया था। तो कौन सा युद्ध? बक्सर की लड़ाई, प्लासी, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। तो इसका सही आंसर है ए, बक्सर की लड़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? ये कौन सा है? बक्सर, प्लासी, श्रीरंगपट्टनम या वांडीवास। तो सबसे इम्पोर्टेंट युद्ध कौन सा था? बक्सर। मैंने आपको पहले ही बताया था, प्लासी और बक्सर दो युद्धों को इनकी तारीख यानी दिनांक के साथ में कब हुए थे और कौन कौन सेनापति थे और किन किन के बीच में हुआ था, इसको विशेष करके ध्यान रखना है। तो प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय। व्याख्या हम पहले पढ़ चुके हैं। औरंगजेब, शाह आलम प्रथम, बहादुर शाह जफर या शाह आलम द्वितीय। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला कब थे? सिराजुद्दौला थे प्लासी के युद्ध के समय। और बक्सर की लड़ाई पूछी गई है यहाँ पे, तो बक्सर की लड़ाई के समय थे मीर जाफर थे। बक्सर के युद्ध समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था फर्रुखसियर, शाह आलम प्रथम, शाह आलम द्वितीय या शुजाउद्दौला।
तो इसका सही आंसर है सी, शाह आलम द्वितीय। इसका सही आंसर है शाह आलम द्वितीय। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। इलाहाबाद की दूसरी संधि, इलाहाबाद की दूसरी संधि अगस्त 1665 में हुई थी। संधि को याद रखना, इलाहाबाद की दूसरी संधि कब हुई थी? अगस्त 1665 के अनुसार शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। इलाहाबाद तथा कड़ा क्षेत्र जो नवाब ने छोड़ दिए थे शाह आलम को मिले, और 12 अगस्त 1665 के अपने फरमान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों का याद रखना, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दे दी गई, जिसके बदले कंपनी द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपए दिए जाना था और निजामत व्यय के लिए कंपनी को 53 लाख रुपए देना था। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था। शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त रहा। उसे 1788 में अंधा कर दिया। शाह आलम द्वितीय के समय 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। शाह आलम द्वितीय तो उसके उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय का शासनकाल 1806 से 37 और बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 57 ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी मात्र बनकर रहे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किससे प्रदान की? तो मुगल सम्राट ने प्रदान की थी। किसने प्रदान की थी? मुगल सम्राट ने। इसका सही आंसर बी है, मुगल सम्राट ने। और नाम क्या था? शाह आलम द्वितीय ने। बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों का नाम याद रखना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली या लॉर्ड विलियम बेंटिक? तो इसका सही आंसर है ए, लॉर्ड क्लाइव या रॉबर्ट क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव या रॉबर्ट क्लाइव। अब आपके माइंड में ये भी चल रहा है कि दीवानी क्या है? दीवानी मतलब एक प्रकार का टैक्स या राजस्व वसूल करना, राजस्व कर वसूल करना या टैक्स था। यानी यहाँ पे ये व्यापार कर सकते थे, टैक्स फ्री था, टैक्स फ्री व्यापार कर सकते थे बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। और ये किसके समय में? शाह आलम द्वितीय के समय में प्रदान किया गया था। और अंग्रेज अधिकारी कौन था? रॉबर्ट क्लाइव या लॉर्ड क्लाइव था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की दूसरी संधि के तहत, है ना। हमने व्याख्या में पढ़ा था, इलाहाबाद की दूसरी संधि के तहत ये निर्णय किया गया था कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की जाएगी। तो इसका समय क्या है? इसका सही आंसर तो आपका हो जाएगा ए, 12 अगस्त 1765। क्वेश्चन नंबर 19, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? मोहम्मद रजा खान को, मोहम्मद रजा खान को बनाया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ए आपका, मोहम्मद रजा खान। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। इलाहाबाद की दूसरी संधि अगस्त 1765 के अनुसार भगोड़े सम्राट शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में रखा गया। अंग्रेजी संरक्षण में रखा गया। इलाहाबाद उसके बाद इलाहाबाद रखा गया। शाह आलम ने 12 अगस्त के फरमान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा स्थायी दीवानी स्थायी रूप से दे दी गई, जिसके बदले कंपनी को सम्राट को 26 लाख रुपए तथा निजामत के व्यय के लिए 53 लाख रुपए देना था। उस समय कंपनी सीधे कर संग्रह करने का भार न तो लेना चाहती है, न किसी के पास ऐसी क्षमता थी। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए दो उप दीवान बंगाल के मोहम्मद रजा खान तथा बिहार के लिए रजा सिताब राय की नियुक्ति की।
तो मोहम्मद रज़ाक खान उप निज़ाम के रूप में भी कार्य करते थे। इस प्रकार समस्त दीवानी का तथा निज़ामत का कार्य भारतीयों द्वारा ही चलता रहा, यद्यपि अधिकतर कंपनी के हाथ में था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किसे पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? गारो, खासी, कोकी या टिपराह? तो इसका सही आंसर है बी। कौन सी जनजाति थी? खारो। अब ये आपको मैं बता दूं कि पूर्वी भारत में खारो और खासी और गारो नामक दो पहाड़ियाँ हैं, या जो पहाड़ी क्षेत्र हैं खारो और जयंती, खारो, खासी, जयंती नामक पहाड़ी क्षेत्र हैं, जिनमें से वहाँ पे जो जनजाति रहती है, अगर गारो पर्वत श्रेणी में रहती है तो गारो जनजाति, जयंतिया में रहती है तो जयंतिया जनजाति, और खासी पर्वत श्रेणी के आसपास जो जनजाति रहती है उनका नाम क्या हो जाएगा? खासी जनजाति। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा ये पूर्वी प्रदेश ही है, भारत का पूर्वी प्रदेश, तो वहाँ कौन सी जनजाति सबसे पहले ब्रिटिश के संपर्क में आए थे? खासी जनजाति के। क्वेश्चन नंबर 21 है, 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्ध का निम्नलिखित में से सही कालक्रम है। यानी सबसे पहले कौन से युद्ध लड़े गए थे, ये समय के हिसाब से इनको व्यवस्थित करना। आइए इसकी व्याख्या से इसको देख लेते हैं। अंबर का युद्ध अगस्त 1749 में लड़ा गया था। अंबर का युद्ध कब लड़ा गया था? अगस्त 1749 में। इसके बाद है प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। प्लासी का 23 जून 1757 को लड़ा गया था। बांडीवास का युद्ध, बांडीवास या वांडीवास का युद्ध था जनवरी 1760 में लड़ा गया था। जनवरी 1760 में लड़ा गया था। बक्सर का युद्ध लड़ा गया था वो अक्टूबर 1764 में। बक्सर का युद्ध लड़ा गया था अक्टूबर 1764 में। अक्टूबर 1764 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। वांडीवास या बांडीवास का युद्ध 1760 में किन के मध्य हुआ था? मतलब तो ब्रिटिश ने फ्रांस को हराया। ए ऑप्शन है इसका, फ्रेंच ने ब्रिटिश को हराया, ब्रिटिश ने डच को हराया, सी है ब्रिटिश ने फ्रांस को हराया, और डी है डच ने ब्रिटिश को हराया। तो इसका सही आंसर देखते हैं हम। इसका सही आंसर है सी, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। अर्थात जो अंग्रेज कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिशों ने फ्रेंच को हरा दिया था। इसके बाद नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो ए ऑप्शन देखते हैं, बक्सर का युद्ध मीर जाफर विरुद्ध क्लाइव। बी है पांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। चिलियावाला का युद्ध डलहौजी के विरुद्ध मराठे। खुर्दा का युद्ध निज़ाम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसका सही सुमेलित है, तो इसका सही आंसर है बी, वांडीवास का युद्ध हुआ था फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध में। इसकी व्याख्या देख लें। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 में अवध के सुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाहआलम के मीर कासिम की संयुक्त सेना और अंग्रेज अधिकारी हेक्टर मुनरो, कौन थे? हेक्टर मुनरो के मध्य हुआ। बांडीवास 22 जनवरी 1760 अंग्रेज तथा फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। इस युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए। यही पराजय भारत में उनके पतन की शुरुआत थी। चिलियावाला का युद्ध 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड गफ ने किया और सिख सेना शेर सिंह के नेतृत्व में लड़ी गई। यह युद्ध अनिर्णित समाप्त हुआ। इस युद्ध के समय भारत का गवर्नर लॉर्ड डलहौजी था। खुर्दा का युद्ध 1765 ईस्वी में निज़ाम के विरुद्ध मराठों द्वारा लड़ा गया था, जिसमें निज़ाम की हार हुई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? मराठा, मुगल, राजपूत या सिख?
तो सबसे ज़्यादा विरोध किया गया था वो मराठाओं के द्वारा किया गया था। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठों द्वारा किया गया था। 3 आंग्ल मराठा युद्ध के बाद ही मराठा शक्ति को दबाया जा सका। मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर मराठों ने अपने साम्राज्य की आधारशिला रखी। उन्हीं परिस्थितियों में अंग्रेजों ने भी लाभ उठाया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी। सालाबाई की संधि से प्रथम युद्ध बंद हुआ। वेलेजली ने 1802 में सहायक संधि की जाल में पेशवा को बांध लिया और 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग ने मराठों की रही सही शक्ति को समाप्त कर ब्रिटिश सर्वोत्ता की स्थापना की। तो सहायक संधि भारत में स्टार्ट की थी लॉर्ड वेलेजली ने। इस बात को अच्छे से याद रखना कि कई बार पूछा गया है कि भारत में सहायक संधियों का जाल किसने चालू किया या सहायक संधियों को किसने स्टार्ट किया था, तो वेलेजली के द्वारा प्रारंभ किया गया था। यहाँ पे आज हमारा आधुनिक इतिहास का पार्ट फर्स्ट कंप्लीट